तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो माई सेल्फ प्रीति यादव आज मैं लेके आई 12th क्लास वालों बच्चों के लिए इको का लेसन 1। तो ये हमारा इको का लेसन 1 है। हमारी इको की बुक है जो 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 है वो है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र और जो पार्ट 2 है वो है समष्टि अर्थशास्त्र। तो आज मैं व्यष्टि अर्थशास्त्र का लेसन 1 लेके आई हूँ जिसका नाम है परिचय। हमारा लेसन 1 है, नाम परिचय है उसका। व्यष्टि अर्थशास्त्र पार्ट 1 की बुक 1 है, मतलब 12th क्लास का सब्जेक्ट इको। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तो सबसे पहला टॉपिक है अर्थव्यवस्था क्या है या अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था का संधि विच्छेद करने पर 2 शब्द अर्थ एवं व्यवस्था प्राप्त होते हैं, जिसमें अर्थ का मतलब है मुद्रा अर्थात धन तथा व्यवस्था का मतलब है सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली। तो देखो, अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, मतलब पेपर में पूछे ना अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तो आप कहना अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो 2 शब्दों से मिलकर बनी है, अर्थ एवं व्यवस्था। ठीक है, इसे संधि विच्छेद कर लिया। अर्थ एवं व्यवस्था 2 शब्दों से मिलकर बनी है, जिसमें अर्थ जो हमारा शुरू का वर्ड है अर्थ, उसका मतलब है मुद्रा या धन। ठीक है, और जो ये व्यवस्था लास्ट का अर्थ है उसका मतलब है सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली। ठीक है, तो इसे ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, मतलब मुद्रा का सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली के रूप में कार्य करना ना, उसे ही हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। अगर ये समझ में ना आए तो इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है मेरे पास अन्य शब्दों में। देखो, अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण और उपभोग की एक सामाजिक व्यवस्था है। तो अगर आपको ये याद नहीं हो रहा तो आप ये भी लिख सकते हैं, अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण और उपभोग की एक सामाजिक व्यवस्था है। तो देखो, अर्थव्यवस्था में जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है उसके अंदर ही तो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उसके अंदर ही वितरण किया जाता है और उसके अंदर ही उपभोग मतलब यूज किया जाता है। तो हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण और उपभोग की एक सामाजिक व्यवस्था है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए अगली हेडिंग देख लेते हैं। अगली हेडिंग हमारी है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ना, ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र है। इसमें ना किसी एक फर्म, एक कंपनी या एक परिवार के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। तो देखो, अर्थव्यवस्था, व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ना हम छोटी चीज़ जैसे कि कोई एक कंपनी वाला या एक परिवार या एक व्यक्ति के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं ना, उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और जब हम बड़े लेवल पर अध्ययन करते हैं ना, जैसे पूरे देश में कितने फर्म है, कितनी कंपनियां हैं, ये सब समष्टि में अध्ययन किया जाता है। और किसी एक फर्म, एक परिवार या एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन करना हो तो हमारा वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र के कुछ अन्य नाम भी, इन्हें भी देख लेते हैं। हम इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र तो कहते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके 3 ये अन्य नाम भी हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है पेपर में कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, या फिर कीमत सिद्धांत किसे कहते हैं, या मूल्य सिद्धांत क्या होता है। तो ये 3 नाम इसके ही हैं। अगर आपके बारे में इन 3 के बारे में पूछा जाए तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो जो हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसके 3 ये नाम हैं। पहला सूक्ष्म अर्थशास्त्र, दूसरा कीमत सिद्धांत, तीसरा मूल्य सिद्धांत। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अब समष्टि अर्थशास्त्र देख लेते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र मैंने अभी बताया आपको, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बड़े स्तर पर आर्थिक समूहों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मतलब देखो, मैंने अभी अभी बताया, जब हम एक कंपनी या एक परिवार या एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे तो वो तो हमारा आएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और जब हम पूरे देश की कंपनी, पूरे देश के बारे में अध्ययन करेंगे, पूरे देश में क्या क्या चल रहा है, तो वो हमारा आएगा समष्टि अर्थशास्त्र में। तो ये बड़े लेवल पे होता है और समष्टि अर्थशास्त्र छोटे लेवल पे होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे NI, राष्ट्रीय आय का अध्ययन। देखो, जब हम राष्ट्रीय आय का अध्ययन करेंगे ना तो वो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र में होगा। ठीक है, क्योंकि पूरे देश, पूरे कंट्री इतनी बड़ी है, उसमें अध्ययन का मतलब राष्ट्रीय आय का जब अध्ययन किया जाता है ना तो वो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र में आता है। ठीक है, तथा विश्लेषण, कुछ निर्गत का अध्ययन या संपूर्ण संसाधनों का अर्थव्यवस्था में कुशलता पूर्वक प्रयोग के बारे में। देखो, जो ये सब है ना, ये सब समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हमारे संसाधन का अर्थव्यवस्था में
कैसा उपयोग हो रहा है, सही सलामत हो रहा है या नहीं, देखो कुशलतापूर्वक ये सब है, ये हमारा समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन होता है। आइए गाइस अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। तो जब भी किसी क्वेश्चन में अंतर पूछे ना तो आप ऐसे बॉक्स बना के लिखा करो, इससे क्या होता है ना कि आंसर अच्छा लगता है देखने में, जो एग्जामिनर पढ़ता है या फिर जो टीचर पढ़ता है ना उसे भी बहुत अच्छा लगता है और आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो आइए देख लेते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। तो नंबर 1 हमारा है व्यष्टि अर्थशास्त्र निम्नलिखित अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। और मतलब मैंने बताया था व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक परिवार, एक फर्म और एक व्यक्ति के बारे में, उसकी आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन किया जाता है ना, वो इस नंबर में बताया गया। तो अब देख लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का पहला पॉइंट। तो इसमें है समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। तो वो ये जो मैंने अभी बताया, देखो समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे देश के आर्थिक समस्या, आर्थिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक फर्म, एक कंपनी या एक परिवार के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये बड़े लेवल पे होता है, ये छोटे लेवल पे होता है, बस यही अंतर है इनमें। और नंबर 2 पॉइंट है इसके मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति हैं। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है ना, इसके मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति है और इसके मुख्य उपकरण समग्र मांग और समग्र पूर्ति है। तो देखो जब हम किसी एक वस्तु का मांग डिमांड करेंगे तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जाएगी, ठीक है। लेकिन हम समग्र मांग और समग्र पूर्ति को जोड़ देंगे ना तो वो हमारी जाएगी समष्टि अर्थशास्त्र में। तो देखो नंबर 2 पॉइंट, इसके मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति हैं। तो जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसके मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति हैं, और जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है इसके मुख्य उपकरण समग्र मांग और समग्र पूर्ति, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हमारा है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की यह मान्यता है कि ये समष्टि पर स्थिर है। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र ये मानता है कि समष्टि पर स्थित है, मतलब समष्टि पढ़ेंगे जब भी व्यष्टि आएगा। और समष्टि अर्थशास्त्र की मान्यता ये है कि ये व्यष्टि पर स्थित है। अगर देखो हमें किसी भी चीज़ की पूरी जानकारी चाहिए होगी तो हम छोटे से ही तो होके चलेंगे। अगर हमें सारे कंपनियों के बारे में जानकारी चाहिए तो एक एक करके ही तो डिटेल में सारी लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ ये व्यष्टि पर स्थित है, ठीक है। और नंबर 4 पॉइंट हमारा है व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्यतः एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग की उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण से संबंधित है। देखो ये वही पॉइंट है, देखो जो मैंने बताया था व्यष्टि मतलब एक व्यक्ति के या एक फर्म के उद्योग में उत्पादन कीमत के निर्धारण से है। मतलब एक व्यक्ति कितना उत्पादन कर रहा है या एक फर्म कितना उत्पादन कर रहा है, कितना उपभोग कर रहा है, ये वो है, ठीक है। और इसका चौथा पॉइंट है समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से है। तो देखो इसमें ना ये देखा जाता है कि पूरी अर्थव्यवस्था में कितने वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है, कितने का उपभोग किया जा रहा है और कितनी कीमत है, ठीक है। अब आइए एडम स्मिथ के बारे में जान लेते हैं। एडम स्मिथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखना। क्योंकि एडम स्मिथ कौन है? एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक है। तो जो हमारे अर्थशास्त्र के फादर हैं ना वो हमारे हैं एडम स्मिथ। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप इसे याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए एडम स्मिथ के बारे में जान लेते अब एडम स्मिथ के बारे में जान लेते हैं। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने दार्शनिक शास्त्र में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है, ठीक है। तो जो हमारे एडम स्मिथ थे ये आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है, मतलब हमारे जो ये इकोनॉमिक है इसके फादर है, ठीक है। और इन्होंने दार्शनिक शास्त्र में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ठीक है। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के निवासी थे। तो जो ये एडम स्मिथ थे ना स्कॉटलैंड में रहते थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे, ठीक है। ये ग्लासगो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो जो हमारी मतलब जो ग्लासगो यूनिवर्सिटी है ना उसमें ये प्रोफेसर भी रहे हैं, वहाँ पे प्रोफेसर के रूप में इन्होंने कार्य भी किया है। इनकी पुस्तक
एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना है। इसे 1 वर्ड में आपसे पूछा जा सकता है कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कास्ट ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, तो आप बताना एडम स्मिथ की। और कौन से सन में प्रकाशित हुई थी, 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो एडम स्मिथ से पहले फ्रांस के फिजियोक्रेट्स राजनीतिक अर्थशास्त्र के महान विचारक थे। तो देखो जो एडम स्मिथ है ना, इससे पहले भी तो कोई रहा होगा ना, तो एडम स्मिथ से पहले थे फिजियोक्रेट्स, आप याद रखना। ठीक है, आइए गाइस, अब देख लेते हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो अर्थव्यवस्था है वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, नंबर 2 समाजवादी अर्थव्यवस्था, नंबर 3 मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होते हैं, इसमें ना उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। मतलब जो उत्पादन के साधन होते हैं ना, वो निजी हाथों में होते हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, जो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, इसमें उत्पादन के साधनों पर ना सरकारी अधिकार होता है। ठीक है, और जो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें कुछ कुछ दोनों पे ही होता है। तो जो हमारी ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ये अमेरिका ने अपना रखी है। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ये सोवियत संघ ने अपनाई थी, वो शीत युद्ध से पहले। शीत युद्ध जब हमारा हो रहा था, तो जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी वो अमेरिका की थी, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी वो सोवियत संघ की थी। जो हमारा देश आज़ाद हुआ था भारत, तो भारत के सामने ये 2 प्रस्ताव आए, आप कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाना चाहते हैं। तो हमारे भारत ने कहा ना तो हम पूंजीवादी अपनाएंगे, ना ही हम समाजवादी अपनाएंगे। तो भारत ने ऐसा किया, थोड़ा पूंजीवादी से लिया, थोड़ा समाजवादी से, दोनों को मिलाकर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बना दी। तो जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, ये कई बार पूछा जाता है। तो आप याद रखना, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, आइए आगे आइए गाइस, अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा आर्थिक क्रिया क्या होती है। तो आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसके बदले हमें पैसे मिलते हैं। मतलब जो काम करने के बदले हमें पैसे मिलते हैं वो हमारी आर्थिक क्रिया होती है। जैसे कि आपके फादर जॉब पे जाते हैं, उसके बदले आपके फादर को, मतलब डैडी जी को मंथली सैलरी मिलती है ना, तो उसे कहते हैं आर्थिक क्रिया। क्योंकि डेली आपके फादर जॉब पे जाते हैं, उसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं, तो धन प्राप्त हुआ ना, तो उसे ही कहते हैं आर्थिक क्रिया। अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं, आर्थिक क्रिया से अभिप्राय उस कार्य से है जो मानव कार्य करता है और उससे धन पैसा प्राप्त होता है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसा कि देखो गाइस, मैंने अभी बताया, जो भी मानव कार्य करता है, मतलब जो भी इंसान कार्य करेगा उसके बदले उसे पैसे मिलेंगे, वो हमारी आर्थिक क्रिया। जैसे एक मजदूर मजदूरी करता है, उसके बाद उसे पैसे मिलते हैं, तो वो मजदूरी उसकी आर्थिक क्रिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके फादर जॉब पे जाते हैं या आपकी मदर या भाई जॉब पे जाता है, उसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं, तो वो उनकी आर्थिक क्रिया है। ठीक है, एक लेबर कार्य करते हैं, तो उसके बदले उसे पैसे मिलते हैं, वो उसकी आर्थिक क्रिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है आर्थिक समस्या। तो आर्थिक समस्या क्या है, तो आर्थिक समस्या का संबंध वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं की सीमित साधनों का प्रयोग करने और इन साधनों का इस दृष्टि से उपयोग करने से है कि आवश्यकता की अधिकतम संतुष्टि मिले। तो देखो ये आर्थिक समस्या है क्या। आर्थिक समस्या ये है जो हमारे पास संसाधन है ना, उसका हम कुशलतापूर्वक अच्छे से अच्छे उपयोग करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी इनका लाभ मिल सके, वो हमारी आर्थिक समस्या है। ठीक है, आइए अब गाइस हम नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं, अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या। ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर याद रखना, ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है, तो इस बार भी पूछा जा सकता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या क्या है। तो अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या ये हैं कि नंबर 1 क्या उत्पादन किया जाए, नंबर 2 कैसे उत्पादन किया जाए, नंबर 3 किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो देखो क्या उत्पादन किया जाए, तो क्या उत्पादन किया जाए मतलब जैसे कि हमारे अर्थव्यवस्था में हमेशा ऐसी समस्या रहती है कि क्या उत्पादन किस चीज़ का, मतलब कौन सी वस्तु ज़्यादा डिमांड में, कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए। ठीक है, और अब नंबर 2 है कैसे उत्पादन किया जाए, मतलब कैसे उसका उत्पादन किया जाए, या हम ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों का यूज करें या ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का यूज करें।
ठीक है, मतलब मजदूर ज़्यादा लगाएं या मशीन ज़्यादा लगाएं, किस तरह से उस चीज़ का उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। मतलब जैसे बच्चों की चीज़ बनाई जाए, बुजुर्गों की बनाई जाए या जवानों की बनाई जाए, मतलब किस के लिए उसका उत्पादन किया जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी है उत्पादन संभावना सेट। तो ये उत्पादन संभावना सेट होता क्या है? तो जो हमारा मतलब जितना भी हमारे पास ज्ञान है, मतलब जितना भी प्रौद्योगिक ज्ञान है और जितने भी संसाधन हैं, उनसे मिलाकर जो वस्तु बनती है उसे कहते हैं उत्पादन संभावना सेट। आइए यहाँ पे देख लेते हैं। उत्पादन संसा नहीं सॉरी उपलब्ध संसाधनों की मात्रा और उपलब्ध प्रौद्योगिक ज्ञान टेक्नोलॉजी पावर द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली सभी वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पादन संभावना सेट कहते हैं। तो देखो गाइस, मैंने अभी अभी बताया आपको, जितना भी हमारे पास जितने भी संसाधन हैं, मतलब जिस टाइम पे जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं और जितना भी ज्ञान उपलब्ध है, टेक्नोलॉजी पावर उपलब्ध है, उसके द्वारा जितनी भी वस्तुओं का निर्माण या सेवाओं का निर्माण किया जाता है ना, उसे कहते हैं उत्पादन संभावना सेट। अभी मैं आगे आपको समझाऊंगी तो और अच्छे से समझ में आएगा डायग्राम द्वारा, ठीक है। गाइस, अब देख लेते हैं उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं। जो अभी मैंने पीछे उत्पादन संभावना सेट समझाया, ये वही है, बस ये वक्र द्वारा है, मतलब ग्राफ द्वारा, इसलिए इसे वक्र कह रहे हैं। तो आइए देखते हैं, इसे इंग्लिश में पीपीसी कहते हैं। तो यह दो वस्तुओं के उन संयोग को दर्शाता है जिन्हें दिए गए संसाधनों व तकनीकी द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, जितने भी हमारे पास संसाधन है और जितना भी हमारे पास ज्ञान है, उसके द्वारा जो हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं उत्पादन संभावना सेट या उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। तो आप इससे एग्जाम्पल के द्वारा समझो, जैसे कि दिए हुए दूध से कितनी मात्रा में दही बनाना है और कितनी मात्रा में घी बनाना है। मान लो आपके पास 10 किलो दूध है, ठीक है। अब आपको खुद डिसाइड करना है उसमें से कितने किलो घी बनाए, कितने किलो दही बनाए, ठीक है। तो जो दूध है ना, वो ना उतनी ही मात्रा में 10 किलो ही है, आप उसे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो 10 किलो में अगर आपको घी ज़्यादा चाहिए तो दही थोड़ा कम करना पड़ेगा, दही ज़्यादा चाहिए तो घी की मात्रा कम करनी पड़ेगी। तो जो ये है ना, इसे ही कहता है उत्पादन संभावना सेट, ठीक है। अगर आपको 3 किलो घी बनाना है और 5 किलो दही बनाना है, तो देखो घी की मात्रा कम हो गई। अब आपको 3 किलो की जगह 4 किलो घी बनाना है, तो आपको ये 5 में से 4 करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक खुद ही कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास दूध तो सीमित है ना, दूध तो 10 किलो ही है ना। अगर आप घी को ज़्यादा करना चाहेंगे तो आपको खुद ब खुद दही कम करना पड़ेगा। तो ये सेट है, ये हमारा उत्पादन संभावना सेट है। तो आइए इसे ग्राफ के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे मान लो नीचे वाला घी है, ऊपर वाला दही है, ठीक है। तो हमें 2 किलो दही बनाना है, तो 10 किलो दूध से 2 किलो दही बना रहे हैं, तो हमें घी की मात्रा 4 किलो प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब देखो, आपने घी सोचा, मतलब दही सोचा थोड़ा और बढ़ाएं, ठीक है, 2 की जगह 4 किलो बनाएं। तो 4 किलो बनाएंगे ना, तो घी की मात्रा देखो, घी खुद ही कम हो जाएगा। जैसे आपने ये बढ़ाया, 4 कर दिया 2 से, तो ये खुद ही कम हो गया, 3 हो गया, क्योंकि आपके पास दूध की मात्रा सीमित है। आपके पास 10 किलो ही दूध है। अब 10 किलो में से ही अगर इसे बढ़ाना है तो इसे कम करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, आपने और बढ़ा लिया, मान लो आप 6 किलो दही बनाना चाहते हैं, तो देखो ये और ही कम हो गया ऑटोमेटिक। देखो, फिर हमारा घी बचता है 2 किलो। तो ये सिस्टम है, इसे कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हाय गाइस, अब उत्पादन संभावना वक्र के अन्य नाम देख लेते हैं। तो जो अभी हमने उत्पादन संभावना वक्र पढ़ा है, उसको अन्य किस किस नाम में जानते हैं, ठीक है। तो इसके अन्य नाम निम्नलिखित हैं, ठीक है। नंबर 1 उत्पादन संभावना फ्रंटियर, रूपांतरण वक्र, रूपांतरण सीमा। तो ये 3 इसके अन्य नाम है, ठीक है। अगर आपको उससे पूछा जाए तो आप इसमें यही आंसर लिखना, सेम यही आएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी है
उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है। तो जो अभी हमने उत्पादन संभावना वक्र पढ़ा है, इसकी क्या मान्यताएं हैं, ठीक है। तो नंबर 1, संसाधनों का पूर्ण तथा कुशलता पूर्वक प्रयोग होता है। तो हाँ देखो, ये बात तो सही है, संसाधनों का पूर्ण और कुशलता पूर्वक प्रयोग हुआ था। देखो मान लो जैसा कि अभी एग्जाम्पल दिया था कि 10 किलो दूध से इतना दही बनाना था, इतना घी बनाना था। तो जो 10 किलो दही दूध था उसका पूरा कुशलता पूर्वक अच्छे से प्रयोग हुआ था ना, वेस्ट तो नहीं हुआ था ना। तो वो ही है उत्पादन संभावना वक्र की पहली मान्यता, ठीक है। अब दूसरी मान्यता है, दिए गए संसाधनों का प्रयोग में केवल 2 वस्तुओं को बनाया जाता है, ठीक है। तो हाँ ये बात भी सही है, जैसे कि हमें 10 किलो दूध दिया था, मतलब 10 किलो दूध दिया था, उसमें से हमने 2 ही वस्तु तो बनाई, घी और दही, ठीक है। तीसरी वस्तु नहीं बना सकते, 2 ही वस्तु बना सकते, कोई भी संसाधन हो आप उससे 2 ही वस्तु बना सकते, ठीक है। अब तीसरा हमारा पॉइंट है, तकनीक के स्तर को स्थिर माना जाता है, ठीक है। आई होप आपको उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं समझ में आई होंगी, उत्पादन संभावना वक्र समझ में आया होगा और उसके अन्य नाम भी समझ में आए होंगे। अब देख लेते हैं अवसर लागत। तो अवसर लागत क्या होता है? तो अवसर लागत वह लागत होता है, मतलब इसमें संसाधन सीमित होते हैं। एक वस्तु को अगर कुछ ज़्यादा चाहिए ना, तो दूसरी वस्तु को छोड़ना पड़ता है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था, हमें घी ज़्यादा चाहिए था तो दही छोड़ना पड़ रहा था, दही ज़्यादा चाहिए था तो घी छोड़ना पड़ रहा था। तो मतलब संसाधन तो सीमित था, हमारे पास 10 किलो ही दूध था, लेकिन हमें अगर एक की मात्रा ज़्यादा चाहिए थी तो दूसरे हमें कम करनी पड़ रही थी। तो उसे कहते हैं अवसर लागत। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, एक वस्तु की कुछ अधिक मात्रा प्राप्त करने के बदले दूसरे वस्तु की कुछ मात्रा को छोड़ना पड़ता है। जैसे अभी हम घी के लिए दही छोड़ रहे थे, दही के लिए घी छोड़ रहे थे, वही इसमें इसे वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने को अवसर लागत कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए अवसर लागत किसे कहते हैं, अवसर लागत क्या होता है, अवसर लागत से आप क्या समझते हैं या अवसर लागत से क्या तात्पर्य है, तो आप ये लिखना, एक वस्तु की इकाई को ज़्यादा प्राप्त करने के लिए हमें दूसरी वस्तु की इकाई या मात्रा को त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, उसे ही कहते हैं अवसर लागत। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं, उत्पादन संभावना सीमा क्या होता है या फिर उत्पादन संभावना सीमा किसे कहते हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना सीमा या स्थानांतरण वक्र 2 वस्तुओं के उन सभी संयोग को दर्शाता है जो उपलब्ध संसाधनों तथा उपलब्ध तकनीकी ज्ञान द्वारा बनाया जाता है। तो पहले तो आप ये देख लो, जो उत्पादन संभावना सीमा है ना, इसके 3 अन्य नाम भी है। तो इसे उत्पादन संभावना वक्र भी कहते हैं, उत्पादन संभावना सीमा भी कहते हैं या फिर स्थानांतरण वक्र भी कहते हैं। और ये उत्पादन संभावना सीमा, ये तो अभी मैंने पीछे समझाया था। तो मतलब ये वही चीज़ है, दोबारा से घुमा के हमसे पूछी गई है हमारे माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए। देखो अभी मैंने आपको पीछे वो दूध दही व एग्जाम्पल द्वारा उत्पादन संभावना वक्र समझाया था ना, वो यहाँ पे दोबारा पूछ लिया गया है कि उत्पादन संभावना की सीमा किसे कहते हैं। तो उत्पादन संभावना सीमा का अन्य नाम है उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना सीमा या फिर स्थानांतरण वक्र। तो जो प्रेजेंट टाइम में जितना भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, जितने भी संसाधन उपलब्ध है और जितना भी तकनीकी ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है, उसके द्वारा जो वस्तु बनाई जाती है ना, उसे कहते हैं उत्पादन संभावना सीमा। तो जो वस्तु बनाने की जो प्रक्रिया होता है उसके बीच के संबंध को कहते हैं उत्पादन संभावना सीमा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं, बाजार। बाजार किसे कहते हैं या बाजार से क्या अभिप्राय है, बाजार से आप क्या समझते हैं, कैसे भी पूछा जा सकता है। तो बाजार एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ बहुत सारे क्रेता और विक्रेता उपस्थित होते हैं और वो बिना किसी डर के, बिना निर्बाध वस्तुओं तथा सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। देखो आप खुद ही सोचो, आप बाज़ार में जाते हो, आप उसके बदले पैसे देते हो, मतलब दुकानदार वस्तु देता है, वस्तु के बदले आप पैसे देते हो, कोई रोक टोक तो नहीं होता, कोई ऐसा तो नहीं कहता नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, निर्बाध बिना किसी विवाद के, तो उसे कहते हैं बाजार। तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं, बाजार व्यवस्थाओं का ऐसा समुच्चय है जहाँ आर्थिक अभिकर्ता मुक्त रूप से अपने धन अथवा अपने उत्पादनों का परस्पर निर्बाध आदान प्रदान करता है। देखो जो बाज़ार होता है वहाँ पे जो क्रेता होते हैं और विक्रेता होते हैं वो आपस में वस्तुओं और पैसों का आदान प्रदान करते हैं ना। दुकानदार वस्तु देता है तो ग्राहक उसके बदले पैसे देता है, तो उसे ही कहते हैं बाज़ार। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो समझ में आए, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।